नहीं चला गया है ना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो लास्ट टाइम में हम क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम में हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था बहुत सारे कॉम्बिनेशन की वजह से, है ना। करंट करिंग वायर की वजह से, करंट करिंग वायर के साथ लूप भी अगर आ जाए तब कैसे लिखेंगे, है ना। इसके मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे लिख रहे थे, है ना। क्लास में एक सवाल में करवाया था कुछ, एक बार इसको रिवाइंड करते हुए आगे चलते हैं, है ना। सही है। ये है A00 0A0 008। बाकी तो तुम समझ ही रहे हो, x बाई जेड, है ना। 3 डायमेंशनल है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। एक वायर फ्रेम है, वो पहले एक्स वाई प्लेन में इस तरह से मतलब एक कोऑर्डिनेट बनाया, फिर वाई जेड प्लेन में बनाया, है ना, और फिर जेड एक्स प्लेन में बनाया। इस तरीके का सिस्टम है। क्लियर है? तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है सेंटर पे, ऑरिजिन पे, है ना। करंट है आई, राइट, मैग्नेटिक फील्ड एट ऑरिजिन, मैग्नेटिक फील्ड एट परफेक्टली आ रहा है ऑरिजिन। हाँ, है ना, कर सकते हैं हम। इसी टाइप का एक करवाया था दूसरा, सेम टाइप का है। फटाफट बता दो क्या आएगा, है ना। फटाफट बता दो क्या रिजल्ट आएगा, समझ गए? क्या रिजल्ट आएगा आपको बताना है इसमें। है ना, बता सकते हो बेटा? तो 3 बात है ना। डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड वाले की वजह से क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, आर की जगह पे क्या आएगा, ए। सही है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा कि इस वाले की वजह से, फर्स्ट वाले वायर की वजह से,
सेकंड वाले को जैसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन वापस ए के, और सेकंड वाले का डायरेक्शन किधर होगा, आई की तरफ, तो क्या आएगा, आई प्लस म्यू नॉट आई अपॉन ए के ए, है ना। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब, अगर मैं नेगेटिव लिखना हो तब √3 म्यू नॉट आई अपॉन 8a, है कि नहीं, है ना बेटा। ऐसे करवाया था मैंने, 10 डिवाइड करवा रहा हूं मैं, क्लियर है। इसमें कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो बोलना, किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। एक और सवाल दे रहा हूं, तुम लोग खुद से करो। है ना, यह 60, इधर भी है 60, रेडियस है r और करंट कैरी कर रहा है I। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर लिखना है। बेसिकली एक लूप है ना, एक लूप है। इसमें दिखाया गया है कि ये जो आर्क है ना, वो एक सर्कल का पार्ट है बेसिकली, और जिसका रेडियस क्या है r। तो बोल रहा है कि अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लिखो, क्या हो रहा होगा, तो आप बता सकते हो, बता सकते हो ना, ये बता सकते हो बेटा, आसान है कि नहीं। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके वजह से होगा, एक तो ये स्ट्रेट कंडक्टर से, और दूसरा इस आर्क से, है ना। इन दोनों की वजह से ही रहा होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। अब आप अगर स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से देखोगे तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, और लूप की वजह से किधर होगा भाई, बाहर की तरफ। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका लिख सकते हो, मान लो ये है 1 और ये है 2, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो B1 क्या हो जाएगा, B1 मतलब स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, फॉर्मूला याद कीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2। यहाँ तक मुझे याद है यही आया था, यही आया था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा हमें सेंटर पे देखना है ना, तो सेंटर पे अगर इस वायर की वजह से देखोगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, पाम अंदर है ना, अंदर की तरफ आ रहा है। अगर इस आर्क की वजह से आप बात करोगे तो आर्क की वजह से देखो किधर आएगा, बाहर की तरफ। या मैंने बोला था कर्ल कर लेना करंट के डायरेक्शन में, तो हम बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, है ना। तब दोनों तरीके से देख सकते हो, नहीं तो आपको ये पता ही है ना
इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से बाहर, है ना। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये था। अब डी क्या था वहां पे, तो डी था ये, यही था ना बेटा डी। तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा आर कॉस 60, आर कॉस 60। तो बेसिकली आर कॉस 60 क्या आएगा, आर बाई 2। तो चलिए लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी के जगह पे आर बाई 2, सही है। और यह आ जाएगा साइन 60 प्लस साइन 60, थीटा 1 भी 60 है और थीटा 2 भी 60 है, यानी कि 2 साइन 60। नहीं तो यहां से देखिए ये बच जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर, क्योंकि इस 2 से 8 हो गया और इस 2 से 8 हो गया, और साइन थीटा होता है √3, तो √3/2, साइन 60 हो जाएगा √3/2। क्लियर है, क्लियर है, मुझे भी लगा कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, क्रॉस, सही बोल रहा हूं। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट की वजह से लिखेंगे d2 की वजह से। तो d2 क्या आया था, याद कीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और इनटू बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा बेसिकली वही था जो एंगल ए सबटेंड कर रहा था, यही था ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और बीटा माइनस अल्फा 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब क्या हो गया, 2π/3, यानी कि आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 6r, 2π से 2 गया 6r, और एक किधर आएगा डॉट में आएगा ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे आप डी नेट, तो क्या हो जाएगा b1 प्लस b2, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, और लिखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन आर, ये तो कॉमन ही है ना, ए कॉमन ही है, तो ये हो गया 1/6, 1/6, और इधर आ जाएगा माइनस √3/2π। बोलो अरे डेरिवेशन करवाया था ना यार, भूल गए क्या, यार वाला डेरिवेशन करवाया था ना ऐसे कि अगर कोई आर को, और ये वाला एंगल अल्फा था और ये वाला जो एंगल था वो बीटा था, तो बीटा माइनस अल्फा बेसिकली अंदर वाला एंगल था जो आर्क सेंटर पे सबटेंड करता है ना। तो ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, टोटल 60 प्लस 60 120 डिग्री। बोलो तो आपको मतलब दो ही चीजें यार किसी तरह से बना दो, इस टाइप का सवाल तो बनाया जा सकता है बहुत सारे, बस हमें ध्यान रखना है, पार्ट वाइज अलग कर लेंगे, अगर आसानी से करना है तो प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही देख के बता दोगे क्या आंसर हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग लिखे, एक ही बार में आप आंसर लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से करना है, क्लियर है। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस तरह का सवाल हो गया तो उम्मीद करता हूँ सफाई कर लिया होगा आपने। है ना। अब देखिए अगला सवाल है, सवाल है,
एक करंट कैरिंग कॉइल है, ये क्या है, करंट कैरिंग कॉइल, इस तरह से है ना, एक करंट कैरिंग कॉइल है इस तरीके से। डायग्राम भी बना लेना, ऐसे ऐसे मतलब वो स्पाइरल टाइप, स्पाइरल, हाँ स्पाइरल टाइप है ना, और बिल्कुल बिल्कुल क्लोजली बाउंडेड है, मतलब क्लोज क्लोज है बिल्कुल स्पाइरल। तो सवाल लिखना चाहो तो लिख लो। स्पाइरल टाइप, spiral type current carrying coil, spiral spiral type current carrying coil having inner radii A and outer radii B. इनर रेडियस क्या है, अंदर का रेडियस ए है और बाहर का क्या है बी, है ना। इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी आर प्लेस्ड as shown in figure, are placed as shown in figure. The total number of turn of coil is capital N. The total number of turn of coil is कैपिटल एन। नहीं सिलेंड्रिकल नहीं है, स्पाइरल बोला ना यार, स्पाइरल कैसा होता है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन एंड टर्न्स आर क्लोजली बॉन्डेड। समझा देता हूँ यार, मुझे उतना लिखवाने में दिक्कत होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर एक टर्न के बीच में जो है ना वो बिल्कुल गैप नहीं है, एकदम बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ है और इस तरह से बाउंड किया गया है स्पाइरल शेप में, है ना, इस तरह से बाउंड किया है स्पाइरल शेप में। तो बोल रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन, फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ दिस कॉइल, मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ दिस कॉइल, और एक करंट कैरी कर रहा है कितना आई, करंट कैरी कितना कर रहा है आई। सवाल तो समझ में आ गया होगा ना। एक स्पाइरल टाइप का कॉइल है जिसका इनर रेडियाई है ए और आउटर रेडियाई है बी। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन और हर एक टर्न्स के बीच में जो है कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब क्लोजली बाउंडेड है हर एक टर्न, एक के ऊपर एक, है ना। तो बोला गया कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ अगर एक कॉइल कैरी कर रहा है करंट आई, है ना, अगर एक कॉइल करंट कैरी कर रहा है आई, तो बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं है ना। बता सकते हैं बेटा, ट्राई मारोगे, कोई आइडिया लग रहा है? आइडिया वही है, आइडिया कुछ नया नहीं है ना। तो एक चीज तो पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन। तो अगर ध्यान से देखो तो ये है इनर रेडियाई
ए और ये है आउटर रेडियस, यही है ना। थोड़ा सा ओवर टाइम बन गया। ठीक है, और जितने भी टर्न्स हैं इसी के बीच में है ना, जितने भी टर्म्स है इन्हीं के बीच में है, तो ये ए है और ये बी है, यानी कि ये जो गैप है ये कितना है, बी माइनस ए, गैप कितना है, बी माइनस ए, और इसी रीजन में सारे के सारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, है ना। तो बी माइनस ए में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा, एन, है ना। तो यूनिट में क्या हो जाएगा, n अपॉन बी माइनस ए, है ना। अब देखो हमें इस स्पाइरल टाइप शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना है सेंटर पे, तो हम क्या करते हैं ना, हम x पे जाते हैं और एक dx विड्थ का एक रिंग उठा लेते हैं, एक dx विड्थ का एक रिंग उठा लेते हैं, समझ में आया। इस स्पाइरल में एक dx विड्थ का एक रिंग उठा लेते हैं, है ना। तो यूनिट में है n अपॉन बी माइनस ए, तो dx विड्थ में अगर ये dx विड्थ ले रहा हूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, n अपॉन बी माइनस ए इंटू dx, यही होगा ना। और इसी को मैं बोल सकता हूं कि ये है एक्चुअली में dn, ये dx में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, सही है ना। अब खत्म हो गया, अब सवाल ही खत्म हो गया, आपको एक रिंग मिल गया ना, आपको एक करंट कैरिंग कॉइल मिल गया, सर्कुलर कॉइल मिल गया, या बोल सकते हो सर्कुलर रिंग मिल गया। तो इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे इस छोटे एलिमेंट की वजह से, तो क्या आएगा, dv, और dv क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2r, याद कीजिए यही था ना फॉर्मूला। एक अब रिंग है ना आपके पास जिसमें करंट है I, कितना I इंटू डी है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितना है dn, तो इसमें टोटल करंट क्या हो जाएगा I इंटू dn। एक टर्न में करंट कितना है I, एक टर्न में कितना है I, तो अगर n टर्न है तो करंट क्या हो जाएगा ni, dn टर्न है तो dn इंटू I, और इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है और ये x है ना, इसके वजह से ही लिखना है ना, इस रिंग की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I के जगह पे क्या लिखेंगे, I इंटू dn, है ना, I इंटू dn अपॉन 2 इंटू r, r क्या हो जाएगा x, रेडियस x ही है ना इसका, समझ गए। और बेटा इसको लिखेंगे dv, तो हो जाएगा म्यू नॉट I, dn के जगह पे हो जाएगा n अपॉन 2b माइनस a, और इंटू dx, और नीचे क्या था x, यही बना। अब कुछ करना ही नहीं है, अब तो इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, तो x वेरी कर रहा है ना, तो x मिनिमम कहां पे होगा, a, पहला जो रिंग लोगे वो यहां पे मिलेगा, तो लिमिट आएगा a से b, आएगा ना। और अगर इसका रिजल्ट आप लिखना चाहते हैं फाइनल, तो आएगा म्यू नॉट I n अपॉन 2b माइनस a ln 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो हो जाएगा d/a। समझ गए, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, लिमिट पुट करोगे तो ln b माइनस ln a आएगा,
तो ln b माइनस ln a क्या होता है, ln b बाई a। dx वाला फिर से बता दूं, हमारे पास यह स्पाइरल टाइप शेप था ना, हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। हमें क्या आता है, हमें एक सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने आता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं क्यों ना एक इसमें एक रिंग, इमेजिनरी रिंग कंसीडर कर लूं, है ना। तो हमने क्या किया, सेंटर से x पे गया और dx विड्थ का हमने एक रिंग मान लिया, है ना। ये रिंग है ना, इसका विड्थ कितना है, dx। तो dx विड्थ का जब हमने उठाया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है ये हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि एक टर्म में करंट फ्लो करेगा I, 10 टर्न लगा दोगे तो 10 into I हो जाएगा। तो उसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा रिंग होंगे। तो बेसिकली आपने जब dx विड्थ उठाया ना, तो उसमें एक रिंग नहीं था, उसमें dn रिंग था, dn नंबर ऑफ रिंग्स। इतना नंबर ऑफ रिंग्स एक्चुअली में है ना। तो हम अगर उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लिख लें, तो फिर हम इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं पूरे स्पाइरल शेप कॉइल की वजह से। तो हमने उठा लिया, बाहर निकाल लिया इसको, तो हमने पहले पता किया कि इसमें भाई कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मिल गया। अब क्योंकि b माइनस a में कितना था, n, तो यूनिट में क्या हो जाएगा, n अपॉन b माइनस a, और हमने विड्थ क्या लिया है, dx, तो dx में क्या हो जाएगा, n अपॉन b माइनस a इंटू dx, और इसी को हमने क्या बोला, dn। अब अपना काम आया कि अभी हमने जो एलिमेंट्री रिंग माना है उसके वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखे, तो उसके वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला याद करो। करंट कैरिंग रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2r, है ना। तो म्यू नॉट I की जगह पे क्या लिखेंगे, इसमें एक्चुअली में टोटल करंट क्या है, I तो एक लूप में है ना, और इसमें कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, dn, तो I इंटू dn लिख दिया अपॉन 2 इंटू r। तो इसका जो हमने कंसीडर किया है जो एलिमेंट, उसका रेडियस क्या है, x, तो हमने x लिख दिया। अब कुछ नहीं, dn यहां से पुट कर दिया मैंने, है ना, तो ऐसा कुछ बन गया। अब हमें पूरे कॉइल की वजह से चाहिए तो इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है, क्लियर है जी। हाँ चलिए, छपाई भी कर लिया होंगे आपने। हाँ नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, है ना। तो मैं क्या कंपेयर कर देता हूँ, बायट-सावर्ट लॉ में क्या था, याद कीजिए, अगर एक करंट कैरिंग वायर है ना, और इधर कहीं लिखना है मैग्नेटिक फील्ड किसी एलिमेंट की वजह से, याद करो, तो क्या आया था, बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, याद है ना, यही आया था। लेकिन बेटा अगर चार्ज पे मूव कर रहा है ना,
वेलोसिटी v से, ठीक है। और चार्ज की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है कहीं r पे किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे लिखा है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो इस चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, क्यू v क्रॉस r अपॉन i, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r अपॉन i। देखो तो आप समझ जाओगे। एक्चुअली में अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो i को हम dq अपॉन dt लिख सकते हैं, है ना। i क्या हो जाएगा dq अपॉन dt। तो यहीं से अगर समझने की कोशिश करो फॉर्मूला में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। i को लिख दिया dq, ये क्या हो गया dl अपॉन dt क्रॉस r अपॉन r3, है ना। तो ये वही फॉर्मूला एक तरीके से आ रहा है। ये dl अपॉन dt बेसिकली क्या हो जाएगा b क्रॉस r अपॉन r3, है ना। तो अगर एक चार्ज है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट p लेंगे, उस पॉइंट p पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मूविंग चार्ज की वजह से वो क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q v क्रॉस r अपॉन r3। ये मैंने थोड़ा सा समझने के लिए आगे ऐसे ड्राइव करके बताया आपको। इस तरीके से समझा जा सकता है कि मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यही होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो डीएल बाई dt है, ये जो एलिमेंट्री है, यही डीएल है ना, यही मूव कर रहा है ना, चार्ज मूव कर रहा है, मतलब ये डीएल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो डीएल बाई dt यहाँ पे व्हीकल है, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, है ना। अरे क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है, बस याद रखना है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r अपॉन r क्यू। हाँ चलिए क्लियर है, तो आगे की तरफ चलते हैं। तो ये मूविंग चार्ज की वजह से है, करंट है तब तो ठीक ही है। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैंने बोला था मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है ना। मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। अब जैसे कितनी होगी, ऐसा मान लो, है ना, कोई चार्ज है क्यू, कोई चार्ज है क्यू, है ना, वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, मान लो एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और रेडियस है आर, है ना। यहाँ पे क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, आर रेडियस कह रहा हूँ। आपसे अगर बोले कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ ड्यू टू मूविंग चार्ज, तो अब कुछ नया पढ़ना नहीं है, तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सिंपली आप इसमें मान लो कि एक वायर है और वायर है और इसमें करंट क्या है आई, तो बेटा आई क्या होगा, सबसे पहले आई के बारे में सोचो। तो आई आपको पता हो तो हो जाएगा क्यू अपॉन इसका जो टाइम पीरियड है टी, यही होगा ना, होगा कि नहीं। और क्यू टाइम पीरियड अगर इसका लिखेंगे तो आ जाएगा 2 पाई बाई अपॉन ओमेगा, सही बोल रहा हूँ। यानी कि ये जो करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एक तरीके से, तो ये कर रहा है क्यू इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई,
है ना। और अगर आपको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड याद हो तो आता था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही आता था। तो आपको कुछ नहीं करना है, म्यू नॉट अपॉन 2r आई के जगह पे पुट कर देना है। मतलब इस चार्ज को आप एक कन्वेंशनल करंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और वो करंट क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी, है ना। टी क्या है, टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, भी लगा सकते हो, इसे भी वही आएगा। समझ गए। अब एक और सवाल लिखो, एक सवाल लिखो। एक चीज तो समझ में आया ना कैसे किया, है ना। इसी से थोड़ा सा रिलेटेड एक सवाल लिख पाता हूँ। हाँ, तो सवाल लिखिए, a circular disc, a circular disc of radius r, a circular disc of radius r, a circular disc of radius r having uniform charge density sigma, having uniform charge density sigma, uniform charge density sigma is rotating about, is rotating about with constant angular speed omega, rotating about मत लिखना, rotating with constant angular speed omega, constant angular speed omega about an axis passing through, about an axis passing through, an axis passing through its center, its center and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane. क्लियर है। क्या बोला गया है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस है r, और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब वो रोटेट कर रहा है अपने सेंटर के अबाउट, है ना, एक एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप उस डिस्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, है ना। तो ये वाला इसमें यूज होगा थोड़ा सा पार्ट, बाकी नॉर्मल है। जैसे स्पाइरल के लिए किया ना, रिंग मान लिया, वैसे ही इसमें भी एक रिंग मान लोगे, उस पर चार्ज कैलकुलेट कर लोगे, उसकी वजह से करंट कैलकुलेट कर लोगे, फिर आप लिख सकते हो। एक बार ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही, एक बार ट्राई करो खुद से।
है ना। ठीक है, और टेस्ट का सिलेबस बता रखा है मैंने, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर। ठीक है, थैंक यू।